जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली है और जान ली है कि मुगल समाज में किसानों की स्थिति किस प्रकार से थी, किसान किस प्रकार की फसलें उगाते थे, क्या किसान सिर्फ गुजारे की फसलें उगाते थे या फिर कमाई के लिए भी, उनकी कमाई का भी स्रोत वही थी। तो हमने जान लिया है कि दोनों प्रकार की किसानी की जाती थी और हमने स्टार्ट कर दिया था ये भी समझना कि हमारे मुगल कालीन समाज में क्या जाति व्यवस्था थी। तो जी हाँ, जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था का बहुत कठोरता से पालन किया जाता था, ना कि सिर्फ हिंदू धर्म में अपितु मुस्लिम धर्म में भी उसी कठोरता से पालन किया जाता था जिस कठोरता से हिंदू धर्म में पालन किया जाता था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया था वो सारे के सारे हिंदू थे, तो जिस रूप में वो हिंदू धर्म में थे उसी रूप में वो इस्लाम में भी गए थे, और कोई रूप। तो अब हम चल रहे हैं समझने ग्रामीण समाज में पंचायती व्यवस्था कैसी थी। आपकी कृषि समाज में पंचायती व्यवस्था का क्या योगदान था आपने जान लिया है कि मुगल कालीन समाज में 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और गांव में रहते थे, गांव में शासन की प्रमुख इकाई क्या होती थी? पंचायत। पंचायत शासन की प्रमुख इकाई होती थी, उसी के पास न्याय करने का अधिकार होता था। गांवों में न्याय करने का अधिकार पंचायत के पास होता था। समझ में आई बात? पंचायत ही ये निर्णय लेती थी अगर कोई कुछ गलत करता था तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, इस चीज का निर्धारण पंचायत करती थी। और बड़े स्तर का होता था तब वो राजा के दरबार तक जाया जाता था। उससे पहले जमींदार, फिर जमींदार भी अगर उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है फिर वो राजा के दरबार में प्रस्तुत होते थे। नहीं तो राजा के दरबार में कोई जल्दी नहीं जाता था न्याय के लिए। गंभीर मामलों में, मृत्यु दंड के मामले में ही राजा अंतिम फैसला करता था। मृत्यु दंड का मामला ही राजा तक पहुंचता था, नहीं तो कोई फैसला राजा तक जल्दी से नहीं ले जाएगा, क्योंकि राजा के पास सिर्फ न्याय करने भर का ही काम नहीं था, उसके पास बहुत सारे काम थे। तो चल रहे हैं समझने ग्रामीण समाज की पंचायती व्यवस्था को, मध्यकाल की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं ग्रामीण समाज के मध्यकाल की पंचायती व्यवस्था को। मध्यकालीन भारत में ग्राम पंचायत पर्याप्त शक्तिशाली संस्था थी। शेरशाह सूरी जैसे शक्तिशाली सम्राट ने भी अत्यधिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ग्रामों के शासन प्रबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। मुगल सम्राटों ने भी ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों को नहीं सौंपा, अपितु परंपरागत ग्राम पंचायतें ही ग्राम का प्रशासन चलाती रही। तो जितने भी शासक आए भारत में, कभी भी उन्होंने गांवों की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करने का हिम्मत नहीं की। और उन्होंने जिस प्रकार से पुरानी पद्धति में गांव प्रशासन अपना शासन प्रशासन चला रहे थे, उन्हें उसी पद्धति में अपना शासन प्रशासन चलाने दिया, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो आपका मुगल दरबार हो। किसी ने भी ग्रामीण समाज की शासन व्यवस्था में दखल अंदाजी नहीं करी। ग्रामीण समाज को शुरू से ही पंचायती व्यवस्था प्रशासित कर रही थी, तो उसी के पास उसका प्रशासन रहने दिया गया था। समझ में? प्रशासन मतलब गांव के शासन समस्याओं को सुलझाने का, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? पंचायत के पास। और वो हर समय था, ना सिर्फ मुगल काल में नहीं, उससे पहले भी जो राजा रहे हिंदुस्तान में, उन्होंने भी इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उन्हें ही गांवों के प्रशासन को चलाने दिया। आगे सुनिए, पंचायत का गठन कैसे होता था, सुनिए। ग्राम पंचायत सामान्यतः ग्राम के सम्मानित एवं महत्वपूर्ण बुजुर्गों जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे,
कौन होते थे? कौन होते थे पंचायत के सदस्य? सुन लो, बुजुर्ग होते थे और जो अपनी जमीन के खुद मालिक थे, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें थी, वो होते थे पंचायत के सदस्य। मतलब कह सकते हैं गांव के जमींदार लोग, गांव के धनी लोग, गांव के बुजुर्ग लोग, वो पंचायत के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। अधिकार होते थे कि सभा होती थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत एक अल्प तंत्र के रूप में कार्य करती थी, जिसमें भिन्न भिन्न जातीय एवं संप्रदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। किंतु जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, छोटे मोटे एवं नीच कार्य करने वाले खेतिहर मजदूरों को संभवतः पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। हर जाति का प्रतिनिधित्व होता था, हर जाति का एक ना एक प्रतिनिधि होता था, लेकिन जो छोटी काम करने वाली जातियां थी, उन्हें पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। मान लीजिए मुख्य रूप से पंचायत 5 लोगों की संस्था होती है। मान लीजिए 5 लोग हैं और ये पांचों लोग किसी न किसी भिन्न जाति से आते थे। हर पांच लोग थे, तो गांव में जितनी जातियां रहती थी, सब जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था पंचायत में। लेकिन जो छोटी जातियां थी, जो निम्न काम करती थी, सफाई, चमड़ा वमड़ा, इन जातियों को पंचायत में सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। मतलब इनका मुखिया नहीं होता था। समझ में आई बात? इनका मुखिया नहीं होता था। छोटी जात के लोगों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो जैसे मान लो और सब गांव में जितनी भी बड़ी जातियां थी, मध्यम वर्गीय जातियां थी, उन सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता था और फिर उनके समाज का जो भी फैसला होता था, ये लोग करते थे मिलजुल कर। तो गांव की समस्याओं का समाधान पंचायत अपने द्वारा खुद करती थी। पंचायत अपने द्वारा खुद करती थी और किसी को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो मयंक बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहते हैं? मुखिया, मुकद्दम अथवा मंडल। मुखिया को क्या कहते थे? मुखिया को मुकद्दम अथवा मंडल भी कहा जाता था। प्रत्येक पंचायत का एक मुखिया अथवा अध्यक्ष होता था, जिसे मुकद्दम अथवा मंडल कहा जाता था। जो मुखिया होता था, आज के टाइम पे जैसे प्रधान होते हैं, आप लोग गांव गए हो, गांव है किसी किसी का है ना? गांव का प्रधानी का जब चुनाव होता है तो देखते हो ना क्या होता है माहौल, है ना? पता है कि नहीं पता प्रधानी का चुनाव? हाँ, तो प्रधानी का जब चुनाव होता है देखते हो कि क्या भौकाल होता है गांव का। लोग ये भैया हमारे खड़े, तो वहां पर जैसे प्रधान आज के समय का प्रधान है, और आपके पहाड़गंज में भी नगर पार्षद जी हैं। नगर पार्षद क्या है? आज के आधुनिक समय का प्रधान, मुखिया है। आधुनिक समय का क्या है? मुखिया। समझ में आई बात? आधुनिक समय के मुखिया को हम क्या कह रहे हैं? शहरों में नगर पार्षद कहते हैं और गांव में क्या कहते हैं? प्रधान जी, है ना? समझ में आई बात? तो वही चीज है। या अभी भी हरियाणा और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे सरपंच ही कहा जाता है। आज भी उन्हें सरपंच ही कहा जाता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से थे। तो इन पांचों में से एक क्या होता था? हेड होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मंडल। मुंह से बोलना सीखो। पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे? मैं मुकद्दम या मंडल। हाँ, ठीक है। तत्कालीन स्रोतों से पता लगता है कि मुखिया का चुनाव ग्राम के बुजुर्गों की सहमति से किया जाता था। चुनाव के बाद उसे जमींदार से स्वीकृत करवाना आवश्यक था। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक उसे ग्राम के बुजुर्गों का विश्वास प्राप्त होता था। बुजुर्गों का विश्वास होने के साथ ही उसे अपने पद से वंचित होना पड़ता था। समझ में आई बात? मुखिया अपने पद पर तभी तक रहता था जब तक गांव के बड़े बुजुर्ग उस पर विश्वास करते थे। बड़े बुजुर्गों का विश्वास गया, मुखिया का उसके पीछे से
पद चला जाता था। मुखिया का उसके पीछे से पद चला जाता था। मुखिया तभी तक अपने पद पर है जब तक गांव के बूढ़े बुजुर्ग उस पर विश्वास कर रहे हैं। और जो सरपंच बनता था उसे जमींदार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जमींदार से स्वीकृति दिलाई जाती थी कि ये हमारे गांव के नए मुखिया हैं, जो भी समस्या होगी गांव की आप इनसे पता कर लीजिएगा। जमींदार वो है आज के टाइम का कौन जमींदार कौन है आज के टाइम का? जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे आज के टाइम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो है जमींदार। और उससे भी ऊपर होते थे जागीरदार। जमींदार फिर जागीरदार, जागीरदार के ऊपर कौन होता था? राजा। समझ में? इस तरह से सिस्टम था, ये सिस्टम था आपके देश में। ठीक है, आगे सुनो। पंचायत के कार्य एवं आय के स्रोत। पंचायत क्या काम करती थी और उसकी कमाई के क्या साधन थे? उसकी कमाई के क्या साधन थे, ये भी हम जान लेते हैं। पंचायत ग्राम की हर प्रकार की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती थी। ग्राम की रक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, प्रारंभिक शिक्षा, न्याय, सिंचाई, निर्माण कार्य, मनोरंजन, जन सामान्य के नैतिक धार्मिक विकास की व्यवस्था आदि सभी कार्य पंचायत के द्वारा ही किए जाते थे। ग्राम की आय एवं व्यय का हिसाब रखना मुखिया का एक प्रमुख कार्य था। वह पंचायत के पटवारी की सहायता से इस कार्य को संपन्न करता था। गांव से संबंधित हर काम को कराने की जिम्मेदारी आपके मुखिया साहब की होती थी। तो ये प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आ सकते हैं कि आप मध्यकालीन समाज की ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। तो आप क्या बताएंगे कि मध्यकालीन ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्य आज की ग्राम पंचायतों के समान थे और वो गांव से संबंधित हर गतिविधि को कराने की उत्तरदायी थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारी की सारी नैतिक धार्मिक सभी प्रकार की। और गांव में सिंचाई संबंधी कामों को करवाना, गांव के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था बनवाना, ये सभी कामों को न्याय करना, ये सारे काम उसके अंतर्गत आते थे। प्रत्येक पंचायत का अपना कोष अथवा खजाना होता था जिसमें ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा योगदान किया जाता था। कोष की धनराशि से ही पंचायत के विभिन्न प्रकार के खर्चों को चलाया जाता था। समय समय पर ग्राम का दौरा करने वाले कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्च भी इसी धनराशि से पूरा किया जाता था। इस कोष का उपयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने तथा कुछ सांप्रदायिक कार्यों को करने के लिए भी किया जाता था। उदाहरण के लिए मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाने अथवा नहर खोदने के कार्य जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, पंचायत के कोष से करवाए जाते थे। तो लोगों के डोनेशन से ही पंचायत को पैसा मिलता था और गांव के जो जनहितैषी काम होते थे उन कामों को कराने के लिए उन पैसों को खर्च किया जाता था। जो आप अकेले नहीं कर सकते थे, सब लोग मिलकर उन कामों को अंजाम देते थे। भाई एक अकेला तो तालाब खोद नहीं पाएगा, उस समय तो जेसीबी थी नहीं, तो भैया तालाब अगर गांव के लिए खुदवाना है तो सब लोग उसमें डोनेशन देते थे। फिर उस काम को कराने का दायित्व कौन निभाता था? आपकी पंचायत। आज भी गांव में यही होता है। जब बड़े बड़े तालाबों का निर्माण होता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा का नाम सुन रखा है सबने कि नहीं? मनरेगा सुना है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनमोहन सिंह ने दी थी आपको कि लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं, इतनी आपको वेजेस मिलेगी और साल में 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। मुफ्त की रोटी नहीं, 100 दिन का रोजगार पाइए और उससे कमाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो आज भी गांव में किसी भी प्रकार का सामूहिक काम करवाना होता है तो इन मजदूरों को बुलाया जाता है और उनसे उस काम को अंजाम दिलाया जाता है। जैसे नहर की सफाई, नालियां बनाना, कुआं खोदना, तालाब खोदना, इस प्रकार के काम आज भी आपकी पंचायत कराती है, उस समय भी आपकी पंचायतें कराती थी। उस समय भी आपकी पंचायतें इन कामों को अंजाम दिया करती थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी
कब कि आपकी पंचायत की कोई ऊपरी कमाई नहीं, पंचायत गांव के लोगों से ही डोनेशन लेती थी और गांव के लोगों के लिए जो संभव काम होते थे उन कामों को अंजाम देती थी। आज की तरह उसे सरकार के थ्रू पैसा नहीं आता था। आज जैसे आपकी पंचायत को सरकार पैसा भेजती, नहीं, उस समय की पंचायत गांव के लोगों से ही कलेक्शन करती थी और गांव के लोगों के विकास के लिए जो एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं करता सकता था उस काम को, वो सामूहिक रूप से उन कामों को अंजाम देने का काम करती थी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। उस टाइम की सरकार नहीं दी, उस टाइम की सरकार नहीं देती थी, उस टाइम की बड़े बड़े। अब भाई एक बात बताओ, अब राजा नहर खुदवा सकता है ना, अब राजा आपकी खेत तक नालियां तो नहीं बनवाएगा ना। अब उसने क्या कर दिया, उसने नहर खुदवा दी। अब नहर से नाली लाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाई, नाली लाने का काम तो आपको करना पड़ेगा। अब मान लो उसने राहट बनवा दिया या बड़ा सा तालाब खुदवा दिया, अब उस तालाब से अपने खेतों तक नालियां लाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। राजा बड़े बड़ी चीजें करता था ना। अब जैसे सरकार है, आज के टाइम पे भी सरकार बड़े बड़े काम ही तो करती है ना, छोटे कामों को तो वो खुद नहीं कर पाती ना भैया गांव में। इसीलिए तो आज हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें बनाई गई है ना, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है आपकी स्थानीय सरकार, जिन्हें हम गांव में पंचायत कहते हैं और शहरों में हम नगर पालिका कहते हैं। अब सफाई का काम तो सरकार, मुख्यमंत्री जी आके तो देखेंगे नहीं ना हर गली का, इसलिए क्या बनवाए गए, प्रधान बनाए, नगर पार्षद बनवाए गए, जिनका काम है वो गलियों की सफाई देखे, नालियां देखे, ये काम ही तो है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, शिक्षा व्यवस्था देखें, यही तो काम है नगर पार्षद का, यही काम है ना कि और कुछ है। तो उस समय भी यही था, उस समय भी यही था। अब बात समझ में आई कि हमारे देश में ये जो 3 स्तर की सरकारें हैं ये आज से नहीं है, ये बहुत अशोक के समय काल से ही है। चाहे पूछ लो जतिन से, ठीक है ना। अशोक के समय काल में भी पंचायती व्यवस्था थी, गांव का संचालन पंचायती व्यवस्था के माध्यम से ही होता था। और अशोक के शासन काल में भी एक थी जो पूरे देश पर रूल करती थी और एक स्टेट बॉडीज थी। ये आज हमने अपने देश को इतने स्तर में, गांव, फिर उसके बाद थाना, फिर उसके बाद तहसील के बाद जिला, आज नहीं बांटा हमने, ये हमने बहुत शुरू से बांट रखा है। हमारे देश को किस आधार पर बांटा गया है? हमने हमारे देश में क्या, पहले गांव आता है, फिर ग्राम पंचायत आती है, फिर थाना आता है, फिर उसके ऊपर कौन सा आता है, थाने के बाद क्या आती है, फिर आती है तहसील आती है, फिर आती है उसके बाद जिला आता है, फिर उसके बाद प्रदेश आता है, फिर उसके बाद देश आता है। यही तो तरीका है ना, हमने ऐसे ही तो बांट रखा है ना। पंचायत पहले गांव, बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई दी जाती है, फिर पंचायत के बाद क्या आता है, उस पूरी पंचायत के लिए एक थाना बना दिया जाता है और बहुत सारे थानों को मिलाकर, मान लो 10 थानों को मिलाकर एक तहसील बना दी जाती है और 10 तहसीलों को मिलाकर एक जिला बना दिया जाता है और 50 जिलों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाता है, एक राज्य बना दिया जाता है और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक देश बना दिया जाता है। बात समझ में? ऐसी तो है ना हमारे देश में सिस्टम, हमारा देश भी तो ऐसी ही है ना, हमारे देश में भी तो यही है ना। हर राज्य में बहुत सारे जिले है कि नहीं है? और बहुत सारे जिलों में बहुत सारी तहसीलें और बहुत सारी तहसीलों में बहुत सारे थाने हैं और बहुत सारे थानों में बहुत सारी ग्राम पंचायतें और बहुत सारी ग्राम पंचायतों में बहुत सारे गांव। बात समझ में आई बात? कल पता करके आना भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। कल भी मैं बोल रहा हूं, पता करके नहीं आओगे, पता करके आना भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, आपको पता चल जाएगा। कितने हमारे देश में प्रधान हैं, कितने प्रधान हैं हमारे देश में, आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपको तो इतने लोग हमारे देश को चलाने में योगदान देते हैं सरकार का, तब जाकर देश चलता है मेरे भाई। ऐसे ही नहीं देश चल रहा है, देश को चलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। समझ में आई बात? किसी एक का योगदान नहीं है, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री योगी आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं देश चला रहे, बहुत से। तो उस समय भी राजा अकेले पूरे प्रशासन को, अपने साम्राज्य को नहीं चलाता, बहुत सारे लोगों के योगदान के माध्यम से समाज को चलाया जाता
था, जिसमें गांव का मुखिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। भैया आपके घर को संभालने में पापा से ज्यादा मम्मी का योगदान है, समझ रहे का? पापा से ज्यादा, पापा तो बस बाहर का काम संभाल रहे हैं ना, पूरा घर मैनेज कौन कर रहा है? मम्मी मैनेज कर रही है, समझ रही बात? तो इस चीज को समझो आप। तो देश को आप देश का ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, मोदी जी ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, वास्तविक रूप से गांव के विकास का काम कौन कर रहा है? प्रधान कर रहा है। वो देख रहा है कि गांव में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका नगर पार्षद देख रहा है कि आपकी गलियां साफ है कि नहीं है, ये वो कर रहा है भाई, समझ में आई बात? आगे सुनो। तो अब समझ में आ गया कि पंचायतों के काम क्या काम थे और पंचायतों की कमाई कैसे होती थी। आज की पंचायतों को पैसा तो सरकार देती है, लेकिन उस समय की पंचायतों को सरकार पैसा नहीं देती थी। उस समय के जनता ही उन्हें दान देती थी और उसी दान से वो पंचायतें चलती थी। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। पंचायत ग्रामीण समाज के नियम के रूप में, पंचायतें किस प्रकार से ग्रामीण समाज में नियम कानून बनाती थी वो सुन लो अब आप। मध्यकालीन भारत में पंचायत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण समाज का नियमन करना था। मतलब गांव में कोई दूसरी जाति में विवाह ना करे। जो जाति व्यवस्था थी ना, इसके रूल्स को पालन करवाना भी आपकी पंचायत के प्रमुख कामों में से एक था कि कोई जाति विवाह, अरे कोई भी जाति व्यवस्था के विरुद्ध काम ना करे, कोई भी जाति व्यवस्था से बाहर जाकर कोई काम ना करे। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी आपकी पंचायत करती थी। आगे सुनो। मध्यकालीन भारत में पंचायत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण समाज का नियमन करना था। पंचायत यह प्रयास करती थी कि ग्राम में रहने वाले भिन्न भिन्न समुदायों के लोग अपनी अपनी जाति के नियमों का पालन करें तथा अपनी जाति की सीमाओं को पार ना करें। ये भी आपकी पंचायत का प्रमुख काम होता था कि कोई भी जाति व्यवस्था से बाहर ना जाए, कोई भी अपनी जाति के नियमों को ना तोड़े। जिन जातियों के लिए जो काम निर्धारित किया गया है वो जातियां उन्हीं कामों को अंजाम दे, उसके अलावा किसी काम को नहीं। अगर आपको ये काम दिया गया है तो आप इस काम के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। यादवों का काम है गाय पालना, खेती करना, तो इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगे। उनको अगर पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया तो नहीं पढ़ेंगे, वो स्कूल नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें थी। इन सब कामों, इन नियमों का पालन करवाने में भी आपकी पंचायत का बहुत बड़ा योगदान होता था। आपकी पंचायत इस काम को अंजाम देने में भी बहुत बड़ा योगदान करती थी। ठीक, पंचायत यह प्रयास करती थी कि ग्राम में रहने वाले भिन्न भिन्न समुदायों के लोग अपनी अपनी जाति के नियमों का पालन करें तथा अपनी जाति की सीमाओं को पार न करें। इस प्रकार जाति की अवहेलना रोकने के लिए जनसामान्य के आचरण पर नियंत्रण स्थापित करना मुखिया अथवा मंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदू समाज में जाति नियम अत्यधिक कठोर थे। पूर्वी भारत में सभी विवाह मंडल की उपस्थिति में संपन्न किए जाते थे। पूर्वी भारत में तो यह था कि हर शादी में गांव के मुखिया का मौजूद होना बहुत जरूरी था। बिना मुखिया की उपस्थिति में कोई शादी नहीं संपन्न की जा सकती थी, क्योंकि मुखिया ये तय करता था कि जो शादी हो रही है वो जाति व्यवस्था के हिसाब से हो रही है या नहीं। तो अब आप देख लो हमारे देश में जाति व्यवस्था कितनी कठोरता से पालन किया जाता था आज से 500 साल पहले, और उससे 1000 साल पहले तो ये स्टार्ट हुआ। तो अब आप देख लो जो 2000 साल से चला आ रहा है वो 70 साल में खत्म हो जाएगा। हाँ, 70 साल में हम अपेक्षा करते हैं कि जाति व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, कदापि नहीं। आज भी तो लोगों को अपनी जाति का गौरव है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? बहुत लोगों को है। उस टाइम पे अंग्रेज कुछ कहते नहीं थे। अंग्रेज भाई उनके लिए तो अभी अंग्रेजों का शासन थोड़ी ना, ये तो मुगलों का शासन है ना। अभी तो मुगल है। मुगल समझते हो किसे कहते हैं? मुसलमानों के राज, मुसलमानों का शासन है। अभी अकबर का है, उसके बाद उसके बेटे का जहांगीर का आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां का आएगा। समझ में आई बात? अकबर,
पहले अकबर के बाप का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं के बाप का नाम क्या है? बाबर। बाबर आता है भारत, तो भारत में बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये अकबर के समय काल में लिखी गई किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उस किताब का नाम क्या है? आईने अकबरी। वो एक उसके अकबरनामा की एक जिल्द है, एक पार्ट है, उस पार्ट से हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। उस पार्ट में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, तो उसके माध्यम से हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? कहां तक आ गए? तो आपके मुखिया जी, मंडल जी सारी शादियों का निरीक्षण करते थे, कहीं जाति व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें करने का काम आपके मंडल महोदय करते थे। मंडल मतलब पंचायत के मुखिया जी। ठीक है, आगे सुनिए। जाति नियम की किसी भी प्रकार अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कठोर सजा का भागीदार बनना पड़ता था। पंचायत उस पर जुर्माना लगा सकती थी अथवा उसे जाति से बहिष्कृत करने जैसी कठोर सजा भी दे सकती थी। जाति बहिष्कार की सजा 3 रूपों में दी जाती थी। अपराधी व्यक्ति के जाति के अन्य सदस्यों के साथ खान पान पर प्रतिबंध लगाकर, जाति में विवाह संबंधों पर निषेध लगाकर, इस प्रकार से आपको समाज से काट दिया जाता था। ना आपसे कोई बात करेगा, ना आपके साथ कोई उठेगा ना बैठेगा, मतलब आपको एकदम समाज से बाहर कर। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? अब आपके दोस्त, जो कल तक आपके दोस्त थे, वो आपसे बात करना छोड़ दें, आपके साथ खाना छोड़ दें, आपके साथ घूमना छोड़ दें, तो कैसा लगेगा? तो इस प्रकार से जो भी जाति व्यवस्था के नियम को तोड़ता था उसको इस प्रकार की सजाएं दी जाती थी। ना उसके साथ कोई अपनी बेटी ब्याहेगा, किसी भी प्रकार, ना उसके घर की बेटी को कोई अपने घर ब्याहेगा। इस प्रकार के निषेध लगा दिए जाते थे। जो जाति व्यवस्था का उल्लंघन करता था, जो जाति व्यवस्था का उल्लंघन करता था, उसके ऊपर इस प्रकार के नियम कानून लगा दिए जाते थे। समझ में आई बात? आगे सुनिए। अभियुक्त को संपूर्ण सामान्य समुदाय से बाहर निकालकर जाति से निकाला गया व्यक्ति ग्राम समुदाय की दृष्टि में भी अपराधी माना जाता था। उसे पंचायत द्वारा निर्धारित समय के लिए ग्राम छोड़ना पड़ता था और इस अवधि में वह अपनी जाति और व्यवसाय अर्थात पेशे से भी वंचित हो जाता था। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि संपूर्ण जाति समुदाय से बाहर कर देने जैसी कठोर सजा केवल कुछ ही समय के लिए दी जाती थी। वास्तव में इन नियमों एवं नीतियों का प्रमुख उद्देश्य जाति संबंधी रीति रिवाजों की अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। ये सारे नियम इसलिए बनाए गए थे जिससे कि कोई भी जाति व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत ना करे। समझ में आई बात? हिम्मत ना करे, इसीलिए इस प्रकार के कठोर नियम बनाए गए थे जिससे कि कोई भी जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास ना करे। आज ये संभव लगता है कि हमने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये अम्बेडकर जी के कारण संभव हो पाया है। नहीं तो अगर उसी समाज में रहते हम तो ये संभव कभी नहीं होता। और अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। तो सच्चे शुक्रगुजार महात्मा गांधी जी हैं जो उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि इस व्यक्ति को जरूर अपनी संविधान सभा में रखना, ये बहुत ही कानूनी रूप से बहुत ही सतर्क और बहुत ही समृद्ध ज्ञानी व्यक्ति है, इसे जरूर रखना। तो नेहरू जी उन्हें रखते हैं अपनी संविधान सभा में, तो ये संभव हो पाता है। नहीं तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हमारी क्या दशा होती। समझ में? आज भी अगर कोई प्रेम कर लेता किसी दूसरी जात की लड़की के साथ, तो या तो उसके घर वालों को जाति से बाहर निकाल दिया जाता या उसको जान ही ले ली जाती। सीधी बात, नो बकवास। या फिर वो लोग अपना घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर बसते और वहां भी पता चल जाता तो वहां भी मार दिए जाते। समझ में आई बात? आपको शहरों में ये कॉमन लगता होगा कि दूसरी जाति ये वो प्रेम कर लेते होंगे, लेकिन गांव में आज भी इन चीजों का बहुत ही कठोर तरीके से पालन किया जाता है। आज भी तत्काल समय में भी, आज हमें 75 साल हो गए हैं आजादी के,
फिर भी संविधान के द्वारा देश चलते हुए 72 साल हो गए हैं, फिर भी जाति व्यवस्था विद्यमान है। तो विद्यमान है तो उसके अनुसार सब चीजें हो रही हैं आज भी। समझ में आई बात? तो मध्यकाल की जाति व्यवस्था समझ गए कि नहीं समझे अभी भी? पक्का? आगे सुनो। जाति पंचायतें भी होती थी, जाति पंचायतें भी होती, जाति संबंधी जो भी नियम होते थे उन नियमों को तोड़ने पर आपकी पेशी कहां कराई जाती थी? जाति पंचायतों में। जातियां, विशेष जाति की लोग ही आपकी सजा का निर्धारण करते थे। चल रहे हैं हम जाति पंचायतों के बारे में जानने। ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त ग्राम में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत भी होती थी, जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन भारतीय समाज में जाति पंचायतों का अत्यधिक महत्व था और ये बहुत शक्तिशाली होती थी। समकालीन स्रोतों से पता चल लगता है कि मध्यकालीन राजस्थान में जाति पंचायतें शक्तिशाली निकायों के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती थी। वे भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होने वाले दीवानी के झगड़ों का फैसला करती थी। जमीन से संबंधित दावेदारियों के झगड़ों का फैसला भी जाति पंचायतों द्वारा किया जाता था। जाति पंचायतों का एक प्रमुख कार्य जाति विशेष के सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करना था। वे विवाह संबंधों में जातिगत मानदंडों के अनुसरण पर बल देती थी और यह निश्चित करती थी कि विवाह संबंधों में जातीय मानदंडों का पालन किया जा रहा था या नहीं। ग्राम के उत्सवों में जाति के किस सदस्य को कितना महत्व दिया जाएगा, इसका निश्चय भी जाति पंचायत के द्वारा ही किया जाता था। फौजदारी के मामलों के अतिरिक्त अन्य अधिकार मामलों में भी राज्य भी जाति पंचायत के निर्णयों को महत्व देता था। तो जाति पंचायत जातियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी, बहुत बड़ी भूमिका। चाहे वो दीवानी का मामला हो, दीवानी मतलब मारपीट का मामला हो, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो विवाह का मामला हो, हर मामले में जाति पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और हमारे उत्तर भारत में तो विशेषकर, क्योंकि यहाँ जातियों का पालन बहुत ही कठोरता से किया जाता था, बहुत ही कठोरता से इसका पालन किया जाता था। समझ में आएगा? आगे सुनो। जाति पंचायत अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थी तथा उनके साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती थी। यदि ऊंची जातियों के लोग अथवा राज्य के अधिकारी द्वारा जबरदस्ती कर वसूल किया जाता था अथवा बलपूर्वक बेगार के लिए विवश, बेगार मतलब बिना पैसा दिए मजदूरी कराना, बिना पैसा दिए मजदूरी कराने को बेगार कहा जाता है। समझ में आ गई बात? उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। ये याद रखना, ठीक, किया जाता था। तो इसकी शिकायत जाति पंचायत से की जा सकती थी। पश्चिम भारत में विशेष रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी अनेक अर्जियां अथवा शिकायत पत्र उपलब्ध हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के शिकायत पत्र सामान्यतः ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले स्तर के लोगों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते थे। ऐसे शिकायत पत्रों को सामूहिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाता था। इन शिकायत पत्रों में किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा ऊंची जातियों के लोगों की उन मांगों जो उन्हें नैतिक दृष्टि से उचित नहीं लगती थी के प्रति अपना विरोध प्रकट किया जाता था तथा अपनी जाति पंचायत के माध्यम से न्याय की मांग की जाती थी। संभवतः समूहों द्वारा अथवा राज्य द्वारा की जाने वाली बहुत अधिक कर की मांग एक ऐसी ही मांग थी। इससे किसानों के लिए विशेष रूप से सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक विपदाओं के समय अपनी आजीविका को चलाना ही कठिन हो जाता था। मतलब हर समस्या में जाति पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। हर जाति पंचायत अपनी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व, अगर आपकी जाति में कोई समस्या, अगर आपकी दूसरी जाति से लड़ाई हो जाती थी तो आप अपनी पंचायत में शिकायत करते थे, फिर आपकी पंचायत
उनकी पंचायत के साथ बैठकर निर्णय करती थी। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में जाति पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर प्रकार की, और चाहे वो पारिवारिक हो, हर प्रकार की समस्या को निपटाने में जाति पंचायतें बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी आपके मध्यकालीन समाज में। आज भी होती हैं बहुत सारी जाति पंचायतें भारत के कोने कोने में, दूसरे राज्यों में आज भी वैसी ही होती हैं जैसे पहले होती थी। अगर आप हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप राजस्थान के गांव में चले जाएंगे तो आज भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अभी भी बिहार चले जाएं आप तो मध्य प्रदेश, इन के गांवों में जहां जाएंगे जो एक्चुअली गांव है वहां जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वहां के जो मूल लोग हैं वो आज भी इसी प्रकार से आचरण करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वो आज भी उसी रूप में काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। समझ में आई बात? तो आज भी जातीय व्यवस्था का बहुत ही बड़े स्तर पर बोलबाला है। अब हम चल रहे हैं समझने कारीगरों को, ग्रामीण दस्तकारों को। देखो मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि उस समय हमारा 85% समाज गांव में रहता था, तो गांव में ही सारा काम होता था, हर प्रकार का कारीगरी का काम, दस्तकारी। देखो कारीगरी उस समय का मतलब था, कारीगरी का मतलब फैक्ट्री नहीं थी, फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता था, सारा काम हाथ से होता था। और इसीलिए भारत के सामानों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भारत का हर सामान हाथ से बना होता था। आज भी जानते हो हैंडमेड चीजों की कितनी ज्यादा मांग है, तो उस समय भी, और जो हम लोग हाथ से बनाते थे वो बहुत ही सुंदर बनाते थे, बहुत ही सुंदर, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इतना सुंदर बनाया जाता था। तो बहुत दूर दूर तक भारत की इन चीजों की मांग थी। तो हमारा हर काम गांव में ही होता था और गांवों से ही वो शहर लाया जाता था। तो हम चल रहे हैं अभी समझने ग्रामीण दस्तकारी जिसे कारीगरी भी कहा जाता है। क्या थी ग्रामीण दस्तकारी? सुनते हैं। जैसे कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, मध्यकालीन भारत एक कृषि प्रधान देश था। बहुसंख्यक लोग ग्रामों में रहते थे और कृषि कार्य करते थे, किंतु कृषि कार्य कुछ कारीगरों और शिल्पकारों की सेवा के बिना नहीं चलाया जा सकता था। कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उनका सहयोग आवश्यक था। अंततः प्रत्येक ग्राम में अनेक कारीगर और शिल्पकार भी रहते थे। इस प्रकार भिन्न भिन्न उत्पादन कार्यों में लगे लोगों के मध्य स्थापित लेन देन के संबंध ग्राम में जीवन का एक रोचक पहलू बन गए थे। अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक वर्षों में किए गए ग्रामों के सर्वेक्षण तथा मराठों के दस्तावेजों से पता लगता है कि प्रत्येक ग्राम में विशाल संख्या में कारीगर और शिल्पकार रहते थे और किसी ग्राम में तो वे कुल आबादी के चौथाई भाग 25% का निर्माण करते थे। मध्यकालीन समाज में देखो कौन होते हैं कारीगर, जैसे लोहार हो गया, लोहार आपका एक कारीगर है, बढ़ई हो गया, आपका जो घर बना रहे हैं वो हो गए, कुम्हार हो गए, ये सारे के सारे क्या है? कारीगर है, एक प्रकार के दस्तकार है, कारीगर है। और जैसे सुनार हो गया, ये सब के सब कारीगर है। और आपका जो कपड़ा बनाते हैं वो लोग हो गए। तो इस प्रकार के कारीगर हर गांव में मौजूद होते थे, क्योंकि भाई इनके बिना गांव की सारी चीजें संभव नहीं होती। गांव के लोगों को भी वस्त्र पहनना है भाई, और गांव के जो औजार है उनको भी तो पिटवाना है ना, ठीक कराना, तो लोहार का होना तो बहुत जरूरी है। और बर्तन भी चाहिए तो कुम्हार का होना भी जरूरी है। और आपको शादी विवाह हो रहा है तो जेवर भी चाहिए, सुनार का होना भी बहुत जरूरी है। और घर बनवाना है तो आपका शिल्पकार का होना भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हर गांव में इस प्रकार से कारीगर मौजूद होते थे, जो कि गांव के जनसंख्या का 25% भी होते थे। मतलब 100 लोग रह रहे हैं तो 25 लोग इस प्रकार के होते थे एक गांव में। 100 में से 25 लोग इस प्रकार के होते थे। ठीक है। मध्यकालीन समाज में सामान्यतः किसानों तथा दस्तकारों के मध्य अंतर करना सरल कार्य नहीं होता था,
क्योंकि अनेक समूहों द्वारा खेती तथा दस्तकारी दोनों ही कार्य किए जाते थे। और ये जो लोग कारीगर होते थे ये दोनों काम करते थे, इसलिए दोनों के बीच में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जो लोग कारीगर थे वो खेती भी करते थे और अपना कारीगरी का पेशा भी करते थे। आज भी होता ही यही है कि हर कारीगर अपना काम करता है, खेती भी करता है उसके साथ, पर उनके पास उस प्रकार से खेती नहीं होती जिस प्रकार से एक किसान के पास होती है। किसान भाई एक प्रॉपरली एक किसान है, और जो दस्तकार है वो दो कामों में इंगेज है, तो वो उतनी अच्छे से खेती नहीं करते। उनके पास किसानों से कम होती थी खेती, लेकिन खेती होती थी। समझ में आई बात? सुनो, क्योंकि अनेक समूहों द्वारा खेती तथा दस्तकारी दोनों ही कार्य किए जाते थे। खेती के काम में अवकाश के समय में जैसे बुआई और सुहाई अथवा सुहाई और कटाई के बीच के समय में किसान अनेक प्रकार के दस्तकारी के कार्य जैसे रंगरेजी, कपड़ों की छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना अथवा उनकी मरम्मत करना आदि करते थे। ग्राम में रहने वाले दस्तकारों एवं कारीगरों में से अधिकांश ग्राम वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कार्य करते थे। लोहार, बढ़ई, अंडरलाइन कर लो, ये कारीगरों के नाम बता रहा। लोहार हो गया, बढ़ई हो गया। बढ़ई किसे कहते हैं पता है कि नहीं पता? हाँ, बढ़ई नहीं पता? लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। किसको? लकड़ी के काम को करने वाले को बढ़ई कहा जाता है। ठीक है। आदि कुछ ऐसे कारीगर थे जिनकी सेवाओं की आवश्यकता किसान को प्रायः नियमित रूप से पड़ती रहती। इसके अधिकांश उत्पादन का मूल्य जिन्स के रूप में चुकाया जाता था। कारीगर को फसल की कटाई के समय उपज का एक निश्चित भाग दे दिया जाता था और इसके बदले वह संबंधित किसान को वर्ष भर अपनी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता था। इनको पैसा नहीं दिया जाता था, पैसे के रूप में क्या दिया जाता था? अनाज का एक भाग दे दिया जाता था कि भाई मेरी कमाई इतनी हुई है तो तू इतना रख और साल भर मेरे लिए काम करियो। तो इस प्रकार से उसकी पेमेंट की जाती, उसकी सर्विस की पेमेंट इस प्रकार से की जाती थी। आपके मध्यकालीन समाज में पैसा नहीं दिया जाता, पैसे के बदले में क्या दिया जाता था? जो मेरे खेत में होता था मैं आपको वो दे देता था और उसके बदले में आपसे सेवाएं लेता था वर्ष भर। तो इस प्रकार से अब देख लो भाई, उसके पास इस प्रकार से बहुत से लोग होते थे तो उसके पास अपने आप ही अनाज जुट जाता था, उसे खेती करने की कोई विशेष जरूरत पड़ती ही नहीं थी। जो लोग कारीगर होते थे, समझ में, तो वो बहुत ही कम खेती करते थे, वो ज्यादा खेती नहीं करते थे। वो इसी प्रकार के कामों में इंगेज रहते थे और गांव के लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते रहते थे। समझ में आई बात? अब तो भाई पैसा आ गया है तो उसके बदले में वो काम करते और पैसा ले लेते, पर पहले वस्तु विनिमय था। आपसे मैं काम कराता था और आपको मैं उस काम के बदले में कोई सामान दे देता था। पहले सामान के बदले में सामान दिया जाता था और इस प्रणाली को क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम, जिसमें आपने मुझसे कपड़ा लिया तो मैंने आपको उसके बदले में अनाज दे दिया, या आपने मुझसे कुछ लिया तो मैंने आपके बदले आपकी जरूरत का सामान आपको दे दिया। समझ में? ये था सिस्टम, इसे कहते थे बार्टर सिस्टम, या आपका क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का बदलाव करना, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। समझ में आई बात? कि अभी भी नहीं आई है, भेजे में घुसा बात। चलो आगे सुनो। अधिकांश कारीगरों के पास थोड़ी जमीन, अधिकांश कारीगरों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें होती थी जो प्रायः लगान मुक्त होती थी अथवा उनका लगान कम होता था। समकालीन स्रोतों से पता लगता है कि कुछ ग्रामों में जमीन का एक टुकड़ा दस्तकारों को दे दिया जाता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों को मीरास अथवा वतन बन गई, जिस पर उनकी पुश्तैनी अधिकार स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से उनको जो जमीन मिलती थी वो बहुत ही कम होती थी। पहले ही बता दिया मैंने आपको तो ये सारी बातें, ठीक है, ये बातें तो मैंने आपको पहले ही बता दी।
कि जो कारीगर लोग होते थे उनका मुख्य काम गांव के लोगों को जो मूलभूत सेवाएं होती थी वो करना होता था और उसके बदले में अनाज लेनी। तो वो लोग ज्यादा खेती नहीं करते थे और जो अगर उनके पास खेती की जमीन होती थी उस खेती पे कोई कर नहीं होता था, वो कर मुक्त भूमि होती थी, तो वो सरकार को कुछ भी कर वर नहीं देते थे। और सब किसान कर देते थे सरकार को, लेकिन वो सरकार को कर नहीं देते थे। सरकार मतलब जमींदार को कोई कर पर नहीं देते थे, क्योंकि सरकार का उस समय प्रतिनिधि कौन होता था गांव में? जमींदार। और गांव का प्रतिनिधि कौन होता था? पंचायत। पंचायत। समझ में आ गई बात? देश के कुछ भागों में इसी व्यवस्था का कुछ परिवर्तित रूपों में प्रचलन था। कुछ ग्रामों में दस्तकार और किसान परिवार परस्पर बातचीत के द्वारा अदायगी की एक व्यवस्था को स्वीकार कर लेते थे। इस तो पूरे भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था थी, पूरे भारत में इसी प्रकार की मैं और आप डील कर लेते थे और उसी हिसाब से हमारा लेन देन चलता था, उसी हिसाब से हमारा लेन देन चलता था। मैं साल में फिक्स कर लेते थे कि भाई तू मेरे लिए काम करेगा तो क्या लेगा, तो उसी प्रकार से हम आपस में काम कर लेते थे और इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम या आपका कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय और अंग्रेजी में इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, मतलब आपके जो गांव होते थे ना वो अपने आप में ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते थे, वो अपने आप में ही एक गणतंत्र थे। हर जात, आपने देखा हर जाति का प्रतिनिधित्व था, पर उन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं था जिन जातियों को छोटी जाति माना जाता था, निम्न अछूत जातियां माना जाता था, उन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि जिन जातियों को अछूत माना जाता था उन जातियों को आपकी पंचायती व्यवस्था में कोई सदस्यता नहीं दी जाती थी। तो आप कह सकते हैं आपके जो गांव थे एक प्रकार से गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब जनता के हिसाब से ही पूरा का पूरा शासन संचालित किया जाता था। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले रहा था ना, अगर एक व्यक्ति फैसला ले रहा होता तो उसे हम तानाशाही कह सकते थे या राजतंत्र कह सकते थे, लेकिन गांव में फैसला क्या कलेक्टिवली लिया जा रहा था। 4, 5, 10, 20 लोग मिलकर ले रहे थे डिसीजन, इसीलिए इस शासन व्यवस्था को हमने क्या कहा है? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो गांवों का जो सिस्टम था वो गणतंत्रात्मक था और देश का जो सिस्टम था वो राजतंत्रात्मक था, राजा का शासन था। लेकिन गांव में जो भी काम होते थे वो जनता और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सोच समझ और बात विमर्श के बाद लिए जाते थे। हर जाति का अपना प्रतिनिधि होता था, तो सब जाति के प्रतिनिधि बैठकर पंचायत के मुखिया के साथ डिस्कस करके फिर डिसीजन लिया करते थे। समझ में आई बात? तो जाकर गांव के लिए कोई काम किया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में और इसको विस्तार से समझेंगे। यहीं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।